कहानी शुरू होती है फ्रैंक मॉरिस से, एक ऐसा नाम जो जेलों की दीवारों में दहशत बनकर गूंजता था। उसे अल्कैट्रेज भेजा जा रहा था, समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड पर बनी वो हाई सिक्योरिटी जेल जहां से आज तक एक भी कैदी नहीं भाग पाया था। लेकिन फ्रैंक कोई आम कैदी नहीं था। जेलों से भागना तो जैसे उसका शौक था। कई जेलें उसे रोक चुकी थीं और हार चुकी थीं, पर अल्कैट्रेज से भागने के बारे में आज तक किसी ने सोचा तक नहीं था। करना तो बहुत दूर की बात थी। जेल में कदम रखते ही फ्रैंक की अच्छी तरह तलाशी ली गई। फिर उसे उसके सेल में धकेल दिया गया, जहां अब उसे अपनी बाकी जिंदगी गुजारनी थी। अगले दिन नाश्ते की मेज पर उसकी मुलाकात लिटमस से हुई, एक बूढ़ा कैदी जिसने एक छोटे से चूहे को अपना हमसफर बना रखा था। लिटमस से बातें करते हुए फ्रैंक की नजर वुल्फ पर पड़ी, एक और कैदी जो खुलेआम उसे आंखें दिखा रहा था। फ्रैंक ने उसे नजरअंदाज किया और लिटमस से बातें जारी रखी। थोड़ी देर बाद उसे वार्डन के कमरे में बुलाया गया। वार्डन ने रोब झाड़ते हुए कहा, भागने की कोशिश मत करना, तुम जैसे बहुत आए बहुत गए पर कोई निकल नहीं पाया। लेकिन उसी तकरीर के दौरान फ्रैंक की उंगलियां चुपके से वार्डन की टेबल पर रखा नेल कट्टर उठा चुकी थीं। वैसे तो वो बहुत छोटी चीज थी, पर फ्रैंक जानता था कि अल्कैट्रेज जैसी जगह पर एक छोटी सी चीज भी बड़ा काम कर सकती है। सेल में वापस आते ही उसने वो नेल कटर बाइबल के पन्नों के बीच छुपा दिया। थोड़ी देर बाद ग्रुप शावर के वक्त वुल्फ दोबारा आ धमका और उसने फिर से छेड़खानी शुरू कर दी। लेकिन इस बार फ्रैंक का मिजाज अलग था। फ्रैंक ने वुल्फ को दबोचा और उसकी ऐसी धुनाई की कि जेल में उसका नाम हो गया। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उससे फालतू पंगा ले। धीरे धीरे जेल की लाइब्रेरी फ्रैंक का दूसरा ठिकाना बन गई और वहीं उसकी मुलाकात इंग्लिश से हुई, जो जेल का लाइब्रेरियन था। इंग्लिश को भी उम्र कैद की सजा थी और अब वो बाहर निकलने की तमाम उम्मीदें छोड़कर किताबों की दुनिया में खो चुका था। दोनों को हिस्ट्री की किताबें बेहद पसंद थीं और बस इसी एक बात ने उनकी गहरी दोस्ती की नींव रख दी। इसी दौरान फ्रैंक की मुलाकात डॉक से हुई, एक लाजवाब कलाकार जो अपना वक्त पेंटिंग में डुबो देता था। डॉक का मानना था कि अल्कैट्रेज जैसी जगह किसी का भी दिमाग चाट जाती है, पर उसकी पेंटिंग ही थी जो उसे अब तक जिंदा और साबित रखे हुई थी। उसी शाम एक गार्ड ने फ्रैंक को कारपेंटर की नौकरी का मौका बताया। हर घंटे कुछ कमाई भी होनी थी, पर फ्रैंक की मुसीबतें जल्द ही बढ़ने वाली थीं। एक दिन जब सभी कैदी अपने सेल से बाहर थे, तभी वुल्फ लौट आया, इस बार हाथ में हथियार लेकर। वो फ्रैंक पर वार करने ही वाला था कि डॉक ने वक्त पर उसे आगाह कर दिया। फ्रैंक ने अपनी जैकेट को ढाल बनाकर उस हमले को रोक दिया। दोनों के बीच जम के लड़ाई हुई और जब गार्ड्स ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो वुल्फ ने उन पर भी हाथ उठा दिया। नतीजा, दोनों को डी ब्लॉक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया गया। सॉलिटरी यानी अकेलेपन की सजा, एक ऐसा पिंजरा जिसमें कोई भी कैदी नहीं जाना चाहता था और फ्रैंक को वहां जाना पड़ रहा था सिर्फ इसलिए कि उसने खुद को बचाया था। इस बात ने उसके अंदर आग लगा दी। 2 हफ्ते उस तन्हाई में काटने के बाद जब वो बाहर आया तो लिटमस ने अपने चूहे के जरिए एक प्यारा सा वेलकम नोट भेजा। वापस आकर फ्रैंक की पड़ोसी चार्ली से भी दोस्ती हो गई, जो एक बड़ी चोरी की सजा काट रहा था। चार्ली ने बताया कि उसे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि बॉर्डर क्रॉस करने की उसकी गलती ने उसके जुर्म को और भारी बना दिया। अगले दिन वार्डन बिना किसी को बताए जेल का अचानक दौरा करने निकला। एक सेल में उसे अपनी तस्वीर दिखी। पहले तो चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर अगले ही पल उसने हुक्म दे दिया कि डॉक की सारी पेंटिंग्स जेल से बाहर की जाए। वार्डन के उस एक हुक्म ने डॉक को अंदर से तोड़ दिया। वो पेंटिंग्स उसकी सांसें थीं, हर एक तस्वीर उसके दिल का एक टुकड़ा। फ्रैंक ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, अरे भाई, पेंटिंग गई तो गई, जीना तो है यहाँ। पर डॉक उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था और एक दिन काम के दौरान उसने अपनी 3 उंगलियां खुद काट लीं। वार्डन के खिलाफ उसकी खामोश बगावत। गार्ड्स ने फौरन डॉक्टरों को बुलाने का संदेश भेजा। इधर फ्रैंक चुपचाप खड़ा था, बस डॉक को देखता हुआ, कुछ बोल न पाते हुए। उसी रात अपने सेल में बैठे फ्रैंक की नजर वेंट से निकलते एक कॉकरोच पर टिकी। उस एक लम्हे में उसके दिमाग में बिजली कड़की, शायद ये वेंट किसी रास्ते की शुरुआत हो। तभी इंग्लिश ने बताया कि वार्डन ने डॉक की पेंटिंग्स इसलिए हटवाई थीं क्योंकि अपनी तस्वीर उसे पसंद नहीं आई थी। अगली बार खाने की मेज पर फ्रैंक की मुलाकात 2 भाइयों से हुई, जॉन और क्लेरेन। उन्होंने फ्रैंक को पहले की किसी जेल से पहचान लिया। बातें चलीं तो अल्कैट्रेज पर आ टिकीं कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। चारों तरफ खारा समुद्र है और शायद यहीं जिंदगी खत्म होगी। पर उनकी उसी बात ने फ्रैंक के दिमाग में एक चिंगारी सुलगा दी। वो इतिहास रचना चाहता था, अल्कैट्रेज से भागने वाला पहला इंसान बनना चाहता था। उसी रात उसने वार्डन से चुराए नेल कटर से अपने सेल की ग्रिल के आसपास की सीमेंट खुरेदनी शुरू कर दी। जैसे ही गार्ड के कदमों की आहट सुनाई देती, नेल कटर बाइबल में और फ्रैंक पढ़ने का नाटक करता। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी, सीमेंट कमजोर पड़ने लगी। उधर मुलाकात के वक्त जब इंग्लिश अपनी बेटी से मिला तो वो हिचकिचाता रहा। उसकी बेटी उसकी गैर मौजूदगी में बड़ी हो चुकी थी और इंग्लिश के लिए वो खोया हुआ बचपन एक ऐसा जख्म था जो कभी नहीं भरा। उधर चार्ली को मुलाकात में अपनी बूढ़ी माँ की बिगड़ती तबीयत की खबर मिली। डॉक्टर ने कह दिया था कि बस कुछ महीने बचे हैं। इस खबर ने चार्ली के अंदर कुछ तोड़ दिया और साथ ही
एक नई आग जला दी। अगली सुबह नाश्ते पर फ्रैंक ने जॉन और चार्ली के सामने अपना प्लान रखा। फ्रैंक बोला, खारे पानी और हवा ने जेल की दीवारें खोखली कर दी हैं। हम सीमेंट कुरेद कर वेंटिलेशन ग्रिल्स निकाल सकते हैं, फिर उन्हीं से पाइपलाइन तक पहुंचकर भाग सकते हैं। पर सवाल वही था, जेल से निकले तो ठीक, समुद्र पार कैसे होगा? फ्रैंक ने जवाब दिया, क्लेरेंस कपड़ों के डिपार्टमेंट में काम करता है, वो थोड़ा थोड़ा रेनकोट और रबर सीमेंट चुरा सकता है, उससे मैं लाइफ बोट और लाइफ जैकेट बना दूंगा, बस मुझ पर भरोसा करो। फ्रैंक का प्लान सबको झंझ गया और सबने मिलकर इस पर आगे बढ़ने का फैसला किया। उस रात फ्रैंक हमेशा की तरह सीमेंट खुरेदने में लगा था और इस बार चार्ली बाहर नजर रखे हुए था। पर नेल कटर छोटा था, धार कम थी, हाथों पर जोर बहुत पड़ रहा था और काम धीमा चल रहा था। फ्रैंक के हाथों पर चोटें जमा होने लगी थीं। अगली सुबह उसने सबको बताया, हमें कुछ और चाहिए, कुछ बड़ा। तभी उसकी नजर अपनी चम्मच पर पड़ी। उसने उसे जूते पर रगड़कर गंदा किया और गार्ड को बुलाकर शिकायत कर दी। बाकियों ने भी साथ दिया। गार्ड को कुछ शक नहीं हुआ और उसने चम्मच बदलने की बात मान ली। जैसे ही वो लोग फ्रंट डेस्क पर गए, जॉन ने वहां के गार्ड को बातों में उलझाया और उसी मौके का फायदा उठाकर फ्रैंक ने एक एक्स्ट्रा चम्मच चुपके से जेब में डाल ली। पर बस इतने से काम नहीं चलना था। फ्रैंक ने लिटमस से 20 दिन की मिठाई के बदले में बाकी जरूरी सामान जुटाया। फिर उसने चम्मच पिघलाकर नेल कटर और सिक्के से जोड़कर एक नया औजार तैयार किया और वो पहले से कहीं ज्यादा धारदार साबित हुआ। उसी रात जब फ्रैंक तेजी से काम कर रहा था, एक गार्ड आ गया और चार्ली की नजर चूक गई। पर इंग्लिश ने वक्त पर आगे बढ़कर गार्ड का ध्यान भटका दिया। चार्ली को मौका मिला, उसने जेल बार्स पर मुक्का मारा। फ्रैंक चौकन्ना हुआ और फौरन सब कुछ छुपा दिया। वो लोग बच गए, पर फ्रैंक के मन में एक बात बैठ गई कि चार्ली पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। अगले कुछ दिनों में फ्रैंक को पता चला कि ग्रिल में पेंच भी कसे हुए हैं। उन्हें खोलने के लिए एक और औजार चाहिए था। जब भी बाहर जाने का मौका मिलता, फ्रैंक चुपचाप निकाली हुई सीमेंट बाहर फेंक देता। कारपेंटर शॉप में काम करते हुए उसने एक छोटा औजार बनाया, पर उसे मेटल डिटेक्टर से बचाकर बाहर निकालना था। उसके लिए फ्रैंक ने एक सड़ा हुआ लोहे का टुकड़ा हाथ में रखा। जैसे ही अलार्म बजा, उसने वही टुकड़ा गार्ड को थमा दिया। असली औजार जूते के अंदर था। सेल में पहुंचते ही उसने उस औजार से ग्रिल खोली और सामने था पाइपलाइन का जाल, जो शायद उनकी आजादी का पहला दरवाजा था। पर फ्रैंक जानता था अभी और तैयारी बाकी है। उन्होंने नकली सर बनाने का फैसला किया ताकि रात को गार्ड्स को धोखा दिया जा सके। जॉन की जिम्मेदारी थी नाई की दुकान से बाल इकट्ठा करना, चार्ली पेंट का जुगाड़ करेगा और फ्रैंक ने इंग्लिश की मदद से ढेर सारे अखबार जमा किए। सामान मिलते ही फ्रैंक काम पर लग गया। अखबार को दीवार की सीमेंट में मिलाकर उसने इंसानी खोपड़ी का ढांचा बनाया, उस पर पेंट चढ़ाया और बाल लगाए। एक ऐसी नकली खोपड़ी जो अंधेरे में गार्ड की आंखें धोखा दे सके। चार्ली ने नकली जालियां बनाई ताकि भागते वक्त ग्रिल की जगह वो लगाई जा सके, किसी को शक न हो। एक रात फ्रैंक ने अकेले ऊपर जाने का फैसला किया। नकली खोपड़ी और नकली ग्रिल लगाई, पाइपलाइन से ऊपर पहुंचा तो सामने एक लोहे का दरवाजा था जिसे अकेले नहीं खोला जा सकता था। उसी वक्त एक गार्ड राउंड पर था। फ्रैंक के सेल के पास रुका, शक हुआ, पर किसी तरह वो बच निकले। अब साफ था, प्लान में बदलाव करना होगा। अगली सुबह फ्रैंक और चार्ली ने पिछली रात की बात की। तब तक जॉन और क्लेरेंस भी अपनी अपनी नकली खोपड़ियां बना चुके थे। सबने मिलकर इसी प्लान के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। उसी रात जॉन और चार्ली उस लोहे के दरवाजे तक गए और एक दूसरे की मदद से वहां पहुंचे। उस दरवाजे को छूते ही एहसास हुआ इसे काटा जा सकता है, पर इसके लिए एडवांस टूल्स चाहिए थे। अगले दिन म्यूजिक क्लास में चार्ली की नजर एक पुराने पंखे पर पड़ी और दिमाग में तुरंत आइडिया कौन था। उसने लिटमस के साथ अपनी सारी मिठाई का सौदा कर दिया। पंखे को क्लास से बाहर निकालने के लिए चार्ली ने उसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छुपाया और वो लोग आराम से बाहर आ गए। पंखा फ्रैंक के हाथ लगा तो उसने उसे एक धारदार औजार में बदल दिया। दोबारा उस दरवाजे पर गए और इस बार उस लोहे के दरवाजे की उम्र खत्म हो गई। इस दौरान कुछ शोर भी हुआ जिसकी आवाज गार्ड्स तक पहुंची, पर उन्होंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी और अनदेखा कर दिया। अब रास्ता साफ था। उन्होंने मंगलवार की रात को दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल को अलविदा कहने का फैसला किया। पर मंगलवार की सुबह नाश्ते में फ्रैंक ने डॉग की याद में मेज पर एक फूल रख दिया। वार्डन की नजर तुरंत पड़ी और उसने जेल के उसूल सुनाते हुए वो फूल कुचल दिया। इस हरकत पर सबसे ज्यादा खून लिटमस का खौला। वो वार्डन पर टूट पड़ने को तैयार था, पर तभी उसे हार्ट अटैक आया और वो गिर पड़ा। कुछ देर बाद वार्डन ने अचानक फ्रैंक के सेल की तलाशी ली, पर कुछ नहीं मिला। इससे वो और भड़क गया और उसने गुस्से में चार्ली और फ्रैंक का सेल बदलने का हुक्म दे दिया। उधर वुल्फ सॉलिटरी से निकल चुका था और फ्रैंक से पुराना हिसाब चुकाने के लिए तैयार था, पर इंग्लिश ने बीच में आकर उसे रोक लिया। उस रात फ्रैंक, जॉन, चार्ली और क्लेरेंस पाइप में मिलने वाले थे, पर आखिरी वक्त पर चार्ली के पैर थरथरा गए। उसने मना कर दिया। बाकी तीनों आगे बढ़ते रहे और चार्ली की आंखों के सामने से उसकी आजादी का सपना धुआं बनकर उड़ता जा रहा था। उधर फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस उस दरवाजे को पार करके छत तक पहुंच चुके थे, सर्च लाइट से बचते बचाते। इधर चार्ली ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और पूरी रफ्तार से पाइपलाइन से उस लोहे के दरवाजे तक पहुंचा, पर अकेले वो दरवाजा पार करना नामुमकिन था। उसका डर ही उसकी सबसे बड़ी जंजीर बन गया।
उधर सर्चलाइट को चकमा देते हुए फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस जेल की दीवार तक पहुंचे। इधर उधर देखा, कोई नहीं था और फिर तीनों ने चुपचाप दीवार फांदी और जेल से बाहर आ गए। रोड पार करते हुए वो समुद्र के किनारे तक पहुंचे। तीनों जानते थे क्या करना है और बिना एक पल गंवाए काम शुरू हो गया। जल्दी जल्दी नाव में हवा भरी जाने लगी। मुंह से फुलाना जानलेवा मेहनत थी, पर आजादी की चाहत ने वो भी करा दिया। और फिर तीनों उस काले समुद्र में उतर गए, अल्कैट्रिज की सरहद से हमेशा हमेशा के लिए दूर। अगली सुबह जब गार्ड्स राउंड पर आए तो सब कुछ शांत और सामान्य लग रहा था। फ्रैंक अब भी सोया हुआ था। गार्ड ने चादर हटाई और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो कल तक कल्पना में भी नहीं था वो हो चुका था। पूरी जेल में खबर फैल गई, कैदी भाग निकले हैं। फ्रैंक की जगह नकली खोपड़ी थी। गार्ड्स ने फौरन अलार्म बजाया और जल्द ही पता चला कि 2 और कैदी भी गायब हैं। नावें, हेलीकॉप्टर, हर तरफ तलाश शुरू हो गई, पर फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस का कोई निशान नहीं मिला। कुछ पुलिस वालों ने कयास लगाया, शायद समुद्र में डूब गए, पर वार्डन अंदर से जानता था वो बच निकले। दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल से 3 इंसान भाग गए थे। जेल की इज्जत बचाने के लिए वार्डन ने दुनिया के सामने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया, पर इस बात पर किसी को यकीन नहीं था। और सच तो यह था, यह एक सच्ची कहानी है। फ्रैंक मॉरिस दुनिया भर में जेल तोड़ने वाले जीनियस के नाम से मशहूर हो गया। 1 साल तक गुपचुप सर्च ऑपरेशन चला, पर कोई लाश नहीं मिली, यानी वो भाग गए थे सच में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।